जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, इसमें हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण की कार्यकी। इसी में आज हम पढ़ेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। रक्त में एक विशेषता है, एक अपने आप में अनोखी प्रक्रिया है कि ये अपना स्वयं का लॉस या हानि होने से बचाने की क्षमता रखता है। अगर कहीं इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, रक्तस्राव होने लगे, तो रक्त स्वयं अपना थक्का बना करके रक्तस्राव को रोकने की क्षमता रखता है। रक्तस्राव को रोकने की क्रिया को हीमोस्टैसिस कहते हैं। हीमोस्टैसिस की प्रक्रिया में 3 तरह की मैकेनिज़्म काम में आती हैं। इसमें सबसे पहला है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अर्थात रक्त की नलिकाओं का संकुचित हो जाना। जहाँ पर रक्तस्राव हो रहा है वहाँ रक्त पहुँचाने वाली रक्त की नलिकाएं संकुचित हो जाएंगी, तो उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा और रक्त का प्रवाह कम हो जाने से रक्तस्राव भी कम हो जाएगा। ये हार्मोन्स के द्वारा संचालित की जाने वाली क्रिया है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, रक्त नलिकाओं का संकुचन। दूसरी प्रक्रिया प्लगिंग कहलाती है। जब रक्त की नलिकाओं में कहीं रक्तस्राव होने लगे तो ऐसे स्थानों पर प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं और प्लेटलेट्स उस पोर को या छिद्र को ढक देती हैं, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया प्लगिंग कहलाती है। और तीसरी प्रक्रिया है ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना। यदि कहीं पर चोट लग जाए, रक्तस्राव हो जाए, तो कुछ समय में, सामान्यतया ये 2 से 8 मिनट तक का समय हो सकता है, इसको क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। 2 से 8 मिनट के समय में वहाँ पर थक्का बन जाता है और रक्त का स्राव रुक जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। ये क्रिया ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। अगर रक्त को निकाल करके किसी परखनली में भी रख दें या कहीं भी रख दें तो भी वो अपना थक्का बना लेता है। ये रक्त का बहुत विशिष्ट गुण है। आज हम इसी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में कुछ फैक्टर या कारक काम में आते हैं। ये 12 हैं, कुल इनकी संख्या 12 है और इनकी नंबरिंग 1 से 13 तक, 1 से 13 तक की गई है। 12 फैक्टर, 13 तक नंबर। कारण ये है कि छठा फैक्टर वास्तव में नहीं पाया जाता और इनका क्रम इनकी खोज के क्रम के अनुसार रखा गया है। जो पहले खोजा गया उसका नंबर पहला, जो बाद में खोजा गया उनके नंबर बाद में। तो मैं रक्त के कारकों के नाम आपको बता देता हूँ। फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन, फैक्टर सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएक्सिलरीन या लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 जैसा मैंने बताया अनुपस्थित है, और फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर और फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
विद्यार्थियों, आपको ये सारे फैक्टर्स के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं हैं। कुछ नाम जरूर याद रखें, जैसे फाइब्रिनोजन पहला फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा फैक्टर, थ्राम्बोप्लास्टिन तीसरा और कैल्शियम चौथा फैक्टर। आठवां फैक्टर महत्वपूर्ण होता है AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इसका नाम याद रख लें। तो बाकी आप क्रम याद रखें 1 से 13 तक, जिसमें छठा नहीं है, और कुछ के नाम याद रखने आवश्यक हैं। बाकी अगर नाम याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम याद रखने पर परेशान ना हों। ये किस तरह से काम करते हैं? इनके काम करने की व्यवस्था को एंजाइम कैस्केड कहते हैं। एंजाइम कैस्केड का अर्थ है कि यदि एक फैक्टर सक्रिय हो गया तो वो एंजाइम की तरह काम करते हुए दूसरे को सक्रिय कर देगा, और दूसरा सक्रिय हो गया तो वो एंजाइम की तरह काम करते हुए तीसरे को सक्रिय कर देगा। इस तरह से एक सक्रिय हुआ फैक्टर स्वयं एंजाइम की तरह काम करते हुए अगले को सक्रिय करता है, और अगला सक्रिय होकर के उसके अगले को सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इस तरह की प्रक्रिया को एंजाइम कैस्केड या वाटरफॉल हाइपोथेसिस कहते हैं। कैसे काम करते हैं ये फैक्टर्स, ये आपको हम बता देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में याद रखें, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, इसी का सक्रिय होना महत्वपूर्ण होता है। इसके सक्रिय होने की 2 मैकेनिज्म हो सकती हैं। फैक्टर 10 का सक्रियकरण या एक्टिवेशन 2 तरीकों से हो सकता है। एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कहलाती है, दूसरी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कहलाती है। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म वो होती है जब ऊतकों में चोट लग जाती है, टिश्यूज़ में चोट लग जाती है, तो टिश्यूज़ से टिश्यू फैक्टर जो कि फॉस्फोलिपिड प्रकृति के होते हैं, ये टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं, और ये टिश्यू फैक्टर फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्टर 7 सक्रिय फैक्टर 7, जिसको हमने यहाँ डायग्राम में A लिख दिया है, अगर फैक्टर 7A लिखा है दैट मीन्स एक्टिव फैक्टर 7। तो जब भी ऊतकों में चोट लगती है तो ऊतकों से कुछ फॉस्फोलिपिड या टिश्यू फैक्टर निकलते हैं, और ये टिश्यू फैक्टर्स फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्टर 7 कैल्शियम या फैक्टर 4, कैल्शियम जिसको फैक्टर 4 कहते हैं, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। तो ये तो है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। इसका अर्थ है कि फैक्टर यहाँ पर बाहर से सक्रियकरण का पदार्थ प्राप्त हो रहा है, और वो पदार्थ है टिश्यू एक्सट्रैक्ट या ऊतक से प्राप्त होने वाले एक्टिवेटर्स या फॉस्फोलिपिड्स। दूसरी प्रक्रिया इंट्रिंसिक प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों, अगर रक्त को निकाल लें, कहीं डैमेज ना हो, सिरिंज की सहायता से आपका ब्लड निकाल लिया जाए और उसको हम परखनली में या कहीं भी रख दें तो भी वो थक्का बना लेता है। इसमें बाहर से कोई फैक्टर प्राप्त नहीं हो रहा है। सक्रियकरण की प्रक्रिया रक्त के स्वयं अंदर से ही हो रही है। ऐसी मैकेनिज्म को इंट्रिंसिक मैकेनिज्म या आंतरिक प्रक्रिया कहेंगे। ऐसे केसेस में जब भी रक्त किसी बाहरी सरफेस के कंट्रैक्ट में आता है, बाहरी सरफेस का अर्थ है कि रक्त के एंडोथीलियम के अलावा अन्य कोई सरफेस, रक्त नलिका का जो भीतरी लेयर है, उस भीतरी लेयर को एंडोथीलियल लाइनिंग या एंडोथीलियम कहते हैं। उस एंडोथीलियम के अलावा किसी भी सतह से अगर रक्त का संपर्क हो जाएगा तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एंडोथीलियम के अलावा किसी भी सतह के संपर्क में आते ही जो प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाती हैं, और उनमें से प्लेटलेट फैक्टर या प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स
ये सरफेस कांटेक्ट के कारण सक्रिय हो जाते हैं, प्लेटलेट एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। इस प्रक्रिया में प्लेटलेट फैक्टर जो ही बाहर सरफेस कांटेक्ट हुआ, किसी अन्य सतह से संपर्क हुआ, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज हुआ, उसने प्लेटलेट्स में परस्पर चिपकने का गुण बना दिया। सामान्य तौर पर प्लेटलेट एक दूसरे से चिपकती नहीं हैं, रक्त में जब तक रहती हैं या जब तक एंडोथीलियल लाइनिंग को टच करेंगी तब भी नहीं चिपकेंगी। किसी भी अन्य सतह को टच करने के बाद ही इनमें चिपकने का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। तो ज्यों ही प्लेटलेट फैक्टर रिलीज हुआ, ये तुरंत फैक्टर 12 को सक्रिय कर देता है और फैक्टर 12 सक्रिय रूप में आ जाता है। फैक्टर 12 फैक्टर 11 को सक्रिय करता है, फैक्टर 11 फैक्टर 9 को सक्रिय करता है और फैक्टर 9 फैक्टर 8 को सक्रिय कर देता है। इस तरह से ये एंजाइम कैस्केड है। यहाँ मैंने एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें एंजाइम कैस्केड दिखाया गया है। ध्यान रखेंगे इस डायग्राम में फैक्टर 9 के द्वारा फैक्टर 8 को सक्रिय करने का एरो मार्क छूट गया है, तो आप एरो मार्क लगा लेंगे अपने नोट्स में। और इस तरह से फैक्टर 8 एक्टिव हो गया। फैक्टर 12, 11, 9 और 8 एक्टिव हो गए। अब ये चारों ही एक्टिव फैक्टर्स 12, 11, 9 और 8 कैल्शियम की उपस्थिति में फैक्टर 10 को सक्रिय कर देंगे। तो इस तरह से इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा फैक्टर 10 सक्रिय हो जाएगा और एक्सट्रिंसिक प्रक्रिया के द्वारा फैक्टर 10 का सक्रियकरण पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब ये फैक्टर 10 जब एक्टिव हो गया तो ये फैक्टर 5 की सहायता से फैक्टर 3 को फैक्टर 3 एक्टिव के रूप में सक्रिय कर देगा। इसका अर्थ है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में कार्य करने लगा या सक्रिय हो गया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो सक्रिय हुआ था, ये फैक्टर 2 अर्थात प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करके थ्रोम्बिन में बदल देता है और सक्रिय हुआ थ्रोम्बिन फैक्टर 1 अर्थात फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये जो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदला है थ्रोम्बिन की प्रक्रिया की सहायता से, ये घुलनशील रूप में उपस्थित है, मोनोमेरिक एकल फॉर्म में, एकल रूप में उपस्थित है, मोनोमर के रूप में। अब इस घुलनशील फाइब्रिन पर फैक्टर 13 क्रिया करता है, 13वां फैक्टर क्रिया करता है और इसको फाइब्रिन पॉलीमर्स के स्थिर रूप में, स्टेबल फाइब्रिन के रूप में बदल देता है और ये स्टेबल फाइब्रिन धागे नुमा रचनाएं बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है। इस जाल में विभिन्न रक्तकण आकर के फंसने लगते हैं और धीरे धीरे ये रक्त का स्राव पूरी तरह से वहाँ रुक जाता है, एक बैरियर बन जाता है फाइब्रिन और रक्त कोशिकाओं के द्वारा और इस तरह से थक्का बन जाता है। इसमें से रक्त का कुछ द्रव भाग थक्के से बाहर भी निकल जाता है और जो भाग बाहर निकलता है उसको सीरम कहते हैं। तो सीरम बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है। मुख्य भाग जो इसके जितने भाग सॉलिड होते हैं कोशिकाओं के रूप में या जो भाग कोआगुलेट हुए हैं फाइब्रिनोजन के रूप फाइब्रिन के रूप में, वो सारे भाग ठोस भाग बन जाते हैं जो क्लॉट कहलाता है और बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने देखी। एक तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हुआ, इसमें टिश्यू फैक्टर काम में आता है और टिश्यू फैक्टर की सहायता से फैक्टर 7 सक्रिय होता है और फैक्टर 7 10th को सक्रिय करता है, 10th 3rd को, 3rd 2nd को और 2nd 1st को और 1st को अंत में स्थिर रूप देता है फैक्टर 13।
दूसरी प्रक्रिया आपने देखी इंट्रिंसिक प्रक्रिया, इसमें प्लेटलेट फैक्टर काम में आता है और ये प्लेटलेट फैक्टर 12th को सक्रिय करता है, 12th 11 को, 11th 9th को, 9th 7th को, 9th 8th को सक्रिय करता है, 7th इसमें नहीं आता है। और ये सभी मिल करके फैक्टर 10 को सक्रिय करते हैं और 10th के बाद वाला जो पाथवे है वो वही है जो एक्सट्रिंसिक में था, इसको कॉमन पाथवे कहते हैं। 10th के द्वारा थर्ड के द्वारा सेकंड और सेकंड के द्वारा फर्स्ट और 13 के द्वारा फर्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजन का स्टेबलाइजेशन। तो ये प्रक्रिया आपने देखी। ये अगर ध्यान दें कि जहाँ इंट्रिंसिक प्रक्रिया होती है ये टिश्यू डैमेज इसमें आवश्यक नहीं है, रक्त को कहीं भी रखा जाए किसी भी सतह से टच में आएगा तो ये थक्का बनाएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि रक्त को कहीं रखें और वो किसी सतह के संपर्क में ना आवे। एक प्रश्न ये उठता है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें अब आपने देखा ऊपर फैक्टर 8 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फैक्टर 8 की कमी हीमोफीलिया होती है। तो शरीर ऐसा क्यों नहीं करता कि हीमोफीलिया के मामले में एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के द्वारा रक्त का थक्का बना दे और रक्त का स्राव रोक दे? तो वास्तव में इसके पीछे कारण ये है कि एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में जब ही थोड़ा सा फाइब्रिन का निर्माण होने लगता है उसी समय एक टिश्यू फैक्टर पाथवे इन्हिबिटर TFPI नाम का प्रोटीन स्रावित किया जाता है और ये फैक्टर 10th के एक्टिवेशन को रोक देता है। तो थोड़ी सी प्रक्रिया होने के बाद ही फैक्टर 10th का एक्टिवेशन रोक दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया वास्तव में इंट्रिंसिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती हैं। तो ये जो पाथवे इन्हिबिटर है TFPI जो है ये सुनिश्चित करता है कि आवश्यकता से अधिक थक्का ना बन जाए या क्लॉटिंग ज़्यादा व्यापक ना हो जाए, जहां आवश्यकता है उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी क्लॉटिंग ना होने लगे। ये सुनिश्चित करने का कार्य TFPI करता है। तो ये रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हुई। रक्त का थक्का बनने में क्या क्या असामान्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इनका एक सामान्य अध्ययन करेंगे। एक तो हीमोफीलिया जो कि आनुवंशिक अवस्था होती है, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसमें रक्त का थक्का या तो बहुत देर से बनता है या नहीं बनता है। तो ये क्या है देखेंगे। हीमोफीलिया ए, इसके 3 प्रकार हैं हीमोफीलिया के। हीमोफीलिया ए जब 8वां क्लॉटिंग फैक्टर अनुपस्थित होता है उस स्थिति में हीमोफीलिया ए कहलाता है। 8वें फैक्टर की अनुपस्थिति में हीमोफीलिया ए, ये आनुवंशिक बीमारी है। दूसरा हीमोफीलिया बी, जब फैक्टर 9 अनुपस्थित होता है वो अवस्था हीमोफीलिया बी कहलाती है। और तीसरा हीमोफीलिया सी, जब 11वां फैक्टर 11 अनुपस्थित हो तो हीमोफीलिया सी। तो ये 3 प्रकार के हीमोफीलिया आपने देखे। ए, एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, बी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 और सी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। चौथा प्रकार पैरा हीमोफीलिया कहलाता है। ये फैक्टर 5 प्रोएक्सिलरीन जिसको कहते हैं उसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें रक्त का थक्का बहुत देर से बनता है। 5वां है
VWF डिजीज़, ये वान विलेब्रंड नाम की प्रोटीन होती है, वान विलेब्रंड ने इसको खोजा था। इस प्रोटीन की कमी के कारण रक्त का थक्का देर से बनता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। एक और अवस्था हो सकती है, जैसा अभी आपने देखा, रक्त का थक्का बनना रक्तस्राव को रोकता है और जीवन रक्षक का कार्य करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक रक्त का थक्का बनना भी हानिकारी हो सकता है। तो ये अवस्था वर्णित की जा रही है थ्राम्बोसिस के द्वारा। थ्राम्बोसिस वो अवस्था है जब रक्त का थक्का रक्त की नलिकाओं में अनावश्यक रूप से बन जाए, तो ये थ्रॉम्बस कहलाता है। चाहे ये धमनी में बन जाए, चाहे शिराओं में बन जाए, दोनों स्थितियों में ये रक्त के प्रवाह को रोकता है, रक्त के प्रवाह को सीमित कर सकता है, और परिणाम इसका हो सकता है कि जिस अंग की तरफ रक्त का प्रवाह नहीं होगा वो अंग कार्य करना बंद कर सकता है, उस अंग में डिजनरेशन हो सकता है, हानि हो सकती है। तो एक तो या पैरालिसिस की प्रक्रिया हो सकती है, रक्त का थक्का नलिकाओं में बन जाए, वो स्थिति। अगर ऐसी स्थिति हृदय में की नलिकाओं में आ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, हृदय का कार्य करना बंद हो सकता है। ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि रक्त का थक्का बने और वो रक्त का थक्का रक्त में बहता रहे, तैरता रहे। ऐसी प्रक्रिया को एम्बोलिज्म कहते हैं, और जो थक्का बनता है उसको एम्बोलस कहते हैं। तो एम्बोलिज्म या एम्बोलस की प्रक्रिया में थक्का बन जाता है, रक्त में बहता रहता है, और ज्यों ही वो पतली नलिकाओं में पहुंचता है वो वहाँ पर रुक जाता है और आगे रक्त का प्रवाह रोक देता है। और इस तरह से किसी भी अंग में, चाहे हृदय हो, लंग्स हो या अन्य ऊतक हों, वहाँ रक्त का प्रवाह रुक सकता है। तो ये दो प्रक्रियाएं, थ्राम्बोसिस और एम्बोलिज्म, इनके कारण अधिक थक्का बन जाता है, अनावश्यक थक्का बन जाता है, और रक्त का प्रवाह आवश्यक अंगों में नहीं हो पाता, कम हो पाता है। तो ये आपने विभिन्न स्थितियां देखी जो रक्त के थक्का बनने में असामान्यता उत्पन्न करती हैं। ये थ्राम्बोसिस और एम्बोलिज्म की प्रक्रियाएं अन्य कारणों के अलावा जो फैक्टर 5 है प्रोएक्सिलरीन, उसमें म्यूटेशंस के कारण भी जेनेटिक रूप में भी हो सकती हैं। तो ये बच्चों आपने रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया देखी। कोई समस्या हो अगर इसको समझने में तो मुझे सूचित करेंगे। थैंक यू।